हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मौलिक अधिकार भाग 2 नाम से यह वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले मैं भाग 1 मौलिक अधिकार का भाग 1 यानी पार्ट 1 लेके आया था, जिसमें हम मौलिक अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर को समझे थे। उसके बाद हमने उसके आर्टिकल समझे थे 14 से 18 तक, जिसमें समानता के अधिकार के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी और जाना था कि समानता का अधिकार क्या होता है, या किसको मिलता है, किनको नहीं मिलता है। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा और जाना था। आज हम उसके आगे से आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 32 तक पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे और मौलिक अधिकार के संदर्भ में जितनी बातें होंगी उनको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यह क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी की फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास की ओर चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वो मैंने हम पढ़ लिए हैं। मौलिक अधिकार के आगे के संदर्भों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें आएगा हमारा, हमने पहला पढ़ लिया था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो था 14 से 18 तक। अब आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 32 तक, जिसमें 5 स्वतंत्रताएं हैं। उसको हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 तक का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इसमें पहला है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की आजादी एवं अपनी चीजों को व्यक्त करने की आजादी। ठीक है, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आपको इस अधिकार के माध्यम से ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप समाज के हित, अपने हित और देश के हित में जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के कई माध्यमों से, लिखित, मौखिक, ठीक, भाव मतलब अपने इशारों के माध्यम से। ठीक है, ऐसे मत दे सकते हैं, विश्वास है, अभियोग लगाने की। ठीक, इसका उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को बोलने का अधिकार अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। ऐसे ही फोन टेपिंग के विरुद्ध, फोन टेपिंग के मतलब आपका फोन किसी कोई और टेप ना कर सके, निजता का अधिकार ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है शांति का अधिकार। आपको अगर शांति पसंद है तो आप शांति के अधिकार के, अगर कोई आपका शांति का हनन करता है तो आप जाके केस कर सकते हो। अगला है व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता। अगर आप कोई व्यापार चलाना चाह रहे हो तो उसके संदर्भ में आपको विज्ञापन की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे आप अपने व्यापार को और अच्छे से प्रचार के माध्यम से चला सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रतिबंध, जो मैंने प्रतिबंध की बात की थी कि हर आर्टिकल में बताएंगे कौन कौन से प्रतिबंध किस पे लगाए गए हुए हैं। ठीक, तो इसमें जो प्रतिबंध है तो राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की एकता एवं संप्रभुता। पहला ये हो गया एकता एवं संप्रभुता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। तीसरा विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध। ठीक, न्यायालय की अवमानना, नैतिकता की स्थापना, सार्वजनिक आदेश इत्यादि के आधार पर युक्त निर्बंध लगा सकता है। इसका मतलब है आप ऐसी कोई चीज नहीं बोलेंगे जिससे देश की एकता और संप्रभुता पर खतरा है। अगर ऐसी चीजें आती है तो आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, रोका जा सकता है, आप नहीं बोले। कई बार आपने देखा हो कई नेताओं को कहीं जाने से रोक लिया ताकि वो भाषण न दें, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। ठीक है, अगला राज्य की सुरक्षा। अगर आपके किसी वक्तव्य से या किसी बात से राज्य की सुरक्षा खतरे में आती है तो उसके आधार पर सरकार आपको बोलने से रोक सकती है। ठीक, अगर किसी विदेशी राज्य के साथ भारत का संबंध है और आप उसके खिलाफ कुछ गलत बोलते हो तो सरकार इस पे भी रोक लगा सकती है। अगला है न्यायालय की अवमानना। अगर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के खिलाफ आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं तो आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, अगला नैतिकता की स्थापना के संदर्भ में सरकार रोक लगे। अगर सरकार कोई चीज नैतिक आधार पे समाज में लाना चाहती है और आप उसके विरोध में कुछ भी बोलते हैं, सरकार उसके आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला सार्वजनिक आदेश। तो सरकार को कोई अपनी योजना चलानी है या कोई नियम लाना है तो सरकार के उस योजना के खिलाफ अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो योजना विफल होने में
सफल होने की संभावना होती है तो सरकार उस पर आपको प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये हुआ आर्टिकल 19(1) का। अब आर्टिकल 19(b), ठीक, आर्टिकल 19(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिसूचना। मान लीजिए आप किसी सरकार की योजना से नाखुश है तो आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन, सॉरी, अगर आप कोई संघ, कहीं भी आप सम्मेलन कोई करना चाहते हैं, जो मान लीजिए आप किसी जाति के हैं, आप अपनी जाति के सम्मेलन करना चाहते हैं तो आप अपनी जाति के सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ना उसमें हथियार ले जा सकते हैं, ना वहां पे दंगा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीजें तो पहले से पता होती है सरकार को कि वहां पे दंगा या ऐसी कोई चीजें होने वाली है तो सरकार आपको मना कर सकती है। ठीक। राज्य, इसमें राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें 2 आधार पर, अगर उसको लगता है कि ये सम्मेलन के आधार पर भारत की एकता और अखंडता खतरे में आती है एवं सार्वजनिक आदेश जो सरकार के लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आता है, तो सरकार आपको सम्मेलन करने से मना कर सकती है। ठीक। अगला है सी, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको लगता है कि आपकी जाति का प्रभाव नहीं है विधानसभा या संसद में, तो आप अपनी एक संघ बना सकते हैं, मतलब एक पार्टी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक, तो वो स्वतंत्रता है। भारत की सरकार, सॉरी, सरकार भारत की एकता, ये पूरा पॉइंट है, भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टी बनाई और वो पार्टी देश की संप्रभुता एवं सार्वजनिक आदेश और नैतिकता के खिलाफ है, तो आपके इस संघ या पार्टी पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है कि आप ऐसी पार्टी नहीं बना सकती। ठीक। अगला है आबाद आचरण की स्वतंत्रता। मतलब आबाद आचरण होता है कि आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। ठीक। इस पर भी राज्य 2 तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। एक है आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जाति या हित समूह के आधार पर। सरकार कहती है आप देश में कहीं भी आओ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप किसी आम लोग जहां आप जाते हो उससे किसी आम लोगों के हित प्रभावित होते हैं या किसी अनुसूचित जनजाति का हित प्रभावित होता है तो हम उस आधार पर आपके आवागमन पर प्रतिबंध लगा देंगे। जैसे कभी कभी होता है किसी नेता को ये होता है कि मर्डर हो गया तो वो अपने जाति को प्रमोट करने के लिए वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको पहले रोक दी क्योंकि उनके जाने से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला है हमारा कहीं भी निवास करने का अधिकार। सरकार, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको सरकार ये कहती है कि आप भारत के किसी भी राज्य या शहर या गांव में जाकर बस सकते हैं। उसके लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको आर्टिकल 19(e) के तहत यह अधिकार मिला हुआ कि आपको भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस पर 2 आधार, इस आधार के 2 भाग हैं। जो ये अधिकार है आपको मिला, इसका 2 भाग है। पहला आ है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार का तात्पर्य यह नहीं कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, मतलब आप जहां भी जाएं वहां आप अस्थायी रह सकते हैं। अगला है देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार का तात्पर्य यह है कि वहां घर बनाना या अस्थायी रूप से बसना। ठीक है, आपको अगर अस्थायी बसना है तो आप अस्थायी बस सकते हो, अगर आपको घर बना के अस्थायी बसना है तो आप अस्थायी बस सकते हो। ठीक, दोनों आधारों पे आप जैसा मन हो आप बस सकते हो। ठीक है, परंतु इस पे भी 2 आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। विशेष रूप से आम लोगों के हितों में अनुसूचित, मतलब आप जहां भी बस रहे हैं उससे वहां के आम लोगों का हित प्रभावित ना हो, और अगर वहां जनजातीय क्षेत्र है तो वो भी उसके हित प्रभावित ना हो। अगर इन दोनों के हित प्रभावित होते हैं सरकार आपको वहां रहने से मना कर सकती है। ठीक है। एफ है हमारा 19(f) कि व्यवसाय का अधिकार। सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार के
व्यवसाय को करने का, या पेशा होगा, पैसा नहीं होगा, व्यवसाय को करने या पेशा अपनाने एवं व्यवसाय शुरू करने का अधिकार होगा। नीचे आ गया, अधिकार होगा। यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित होती है। हमारा संविधान कहता है कि आप कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हो या कोई भी पेशा अपना सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यापार या पेशा जो भी है वो व्यक्ति के जीवन निर्वाह से संबंधित है, क्योंकि उससे आय प्राप्ति होती है और आय प्राप्ति होने के फलस्वरूप इंसान अपने जीवन निर्वाह के आगे चरणों में जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगला अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 पे, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि नहीं है, दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका तात्पर्य है कि आपको किसी भी दोष, मतलब कोई ऐसे आके आपको नहीं कह सकता है, कोई पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी आपको नहीं कह सकता है कि आपको क्या कहते हैं गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको आपके ऊपर यह केस चलाया जा रहा है, आपको कोई जेल में जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसके लिए कानून द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 है, किसी व्यक्ति को दोषी करार देने, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी, और परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतार्किक दंड से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब आपको अतार्किक रूप से सजा देने के लिए रोक लगाता है यह अधिकार। अगर आप बेकसूर हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें 3 व्यवस्थाएं की गई हैं, 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। आ है, किसी व्यक्ति को पूर्व कानूनी के आधार पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। मतलब हमने केस आज किया और मतलब हमने कोई कांड आज किया, सॉरी कांड करें, मतलब मान लीजिए हमने कोई आज मर्डर कर दिया, सॉरी हमने आज मर्डर कर दिया और कानून मान लीजिए 10 दिन पहले बना हुआ था, ठीक। हमने जो आज मर्डर किया इस 10 दिन के पहले के कानून पर चलना चाहिए था, ठीक है, 10 दिन के पहले वाले कानून पर चलना चाहिए था। लेकिन पहले क्या होता था, 10 दिन पहले नहीं, जो पहले से चली आ रही थी कोई कानून व्यवस्था, उस आधार पर क्या कहते हैं हमारे ऊपर केस चल जाया जाता है। तो उसी को बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पूर्व कानून के आधार पर कोई केस नहीं चलाए, जो चलाया जाएगा वर्तमान कानून के आधार पर ही चलाया जाएगा। वर्तमान में जो कानून है उस केस के लिए उससे संबंधित ही दंड या केस चलाए जाएंगे, ठीक है। अगला है दोहरे दंड के प्रावधान का निषेध। मतलब इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब आपने एक ही साथ 2 मर्डर कर दिए, 2 मर्डर कर दिए तो आपको ये नहीं कि अलग अलग केस चलाया जाएगा, उसके बाद अलग अलग सजाएं दी जाएंगी, नहीं, वो दोनों को मर्डर को एक ही माना जाएगा, उन दोनों को एक ही मर्डर माना जाएगा, उस आधार पर केस चला जाएगा। स्व अभिशंसन की मनाही। स्व अभिशंसन का मतलब होता है किसी अपराध के लिए व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैंने कोई मर्डर किया या मैंने चोरी की, तो मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारा आर्टिकल 20, जिसमें हमें कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हमें संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें एग्जाम्पल्स पूछते हैं सबसे ज्यादा। इसमें प्राण एवं देही स्वतंत्रता 21, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देही स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। मतलब अगर हम किसी को प्राण एवं देही स्वतंत्रता से अलग करते हैं, उसकी स्वतंत्रता को छीनते हैं, तो वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा होगा। जैसे किसी को फांसी दी गई, किसी को फांसी दी गई, ठीक है, तो ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से है हमने उसके प्राण एवं देह स्वतंत्रता को छीना गया है, ठीक है। एक हमने पढ़ाया था एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया, तो सेम यही चीज है यहाँ पर कि अगर डॉक्टर को ये है कि अगला व्यक्ति जो है वो ऐसी कंडीशन में है जिससे वो मशीनों के आधार पर भी नहीं सही हो सकता, किसी दवाओं के आधार पर, तो वो उसके बिहाफ पे, मतलब उसके गार्जियन या जो भी हैं उनके बिहाफ से वो उनके सिस्टम को हटा दे जिससे उनकी डेथ हो जाए और वो इस असाध रोग की पीड़ा से निजात पा सके, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि अगर आपके प्राण एवं देह स्वतंत्रता का हनन होगा, वो केवल
किसी विधि द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे फांसी देना। ठीक, ये न्यायालय के अनुसार प्राण एवं देहत्या के अंतर्गत केवल प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े पहलुओं को भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने अपने निर्णय में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे जीवन की रक्षा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अब आप बोलेंगे सर अभी फांसी की एग्जांपल दिया आपने। हाँ, मैंने फांसी का दिया है, लेकिन फांसी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ये प्राइवेटली दी जाएगी, मतलब प्राइवेट दी जाएगी। जहां फांसी दी जाती है वहां जनता को नहीं बुलाया जाएगा, वहां जो अधिकारीगण होंगे उन्हीं के सामने ही दी जाएगी। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसमें एक और आता है विवाह का अधिकार। तो ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत है, इसमें आपसे जो भी पूछेगा तो आपको ऐसे उदाहरण देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा आर्टिकल 21 क्या होता है, प्राण एवं देह। तो आप ये समझ लीजिए, आपके प्राण से जुड़े या आपके शरीर से जुड़े कुछ भी चीजें होंगी तो वो आर्टिकल 21 के तहत आएंगी। ठीक है, ठीक, ये होता है। आपसे जुड़ी कोई भी किसी भी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा तो वो 21 के तहत आएगा। अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों को बताना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना एवं उसको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक, ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, दोष के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको गिरफ्तार करने के पहले तो कारण बताने होंगे कि हम आपको किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक, 24 घंटे के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक, उसको अपने किसी मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 22। यह अधिकार विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। निवारक हिरासत होता है ऐसा कानून, जैसे आप पुलिस को ये लगे ये व्यक्ति आगे कुछ दिनों में दंगा करने या ऐसी कोई चीज जिससे खतरा उत्पन्न हो, तो उसके तहत पहले उसको बिना बताए चीजें उठा ली जाती है, मतलब उनको उठा लिया जाता है ताकि ये भविष्य में जो आगे ये घटना करने वाले वो चीजें ना करें। इसलिए निवारक हिरासत कानून लाया गया था। ठीक, और विदेशी कानून को भी ये विदेशी व्यक्ति को भी ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, विदेशी व्यक्ति को ये अधिकार उपलब्ध नहीं है। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 यह अधिकार मानव दुर्व्यापार ठीक, दुर्व्यापार ऐसे लिखा जाएगा, एवं बलात्श्रम का निषेध, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंड होगा या अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। मतलब कि आप मानव होने के नाते आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। अगर ये कराया जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जाके केस कर सकते हो या कोर्ट स्वयं फॉर्मोटो के तहत केस रजिस्टर्ड कर सकती है। यह अधिकार जो है नागरिक और गैर नागरिक मतलब विदेशी दोनों को प्राप्त। मतलब मान लो कोई विदेशी फैमिली आती है यहाँ भारत में सब टूरिस्ट के लिए, और उसके किसी बच्चे को जबरदस्ती या उसे किसी व्यक्ति को उसकी फैमिली में से किसी को भी जबरदस्ती काम कराया जाता है, बलात्कार कराया जाता है डर किसी तरह, तो वो जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं कि माय लॉर्ड मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप इसके तहत केस रजिस्टर कीजिए। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन से निषेध। मतलब जो भी कारखाने हैं उसमें खतरा का उत्पन्न है उसमें बालकों को नहीं लगाया जा सकता। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी फैक्ट्री खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य कोई हो रहा हो या रेलवे में ट्रेन चलती है भाई, जान खतरा होता है। ठीक,
में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष के, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्य में सार्वजनिक होगा। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान पहुंचाने वाले अथवा निर्देश कार्य में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक पहुंच वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिशोध नहीं करता है। ठीक है, ये होगा कि अगर कोई भी खतरनाक जगह जहां पर जान माल का खतरा है तो वहां 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक, चौथा है हमारा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 से 28। ठीक, अनुच्छेद 25 जो है सभी व्यक्तियों को धर्म के आचरण की और धर्म के आबाद रूप मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। या किसी व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई हैं। पहले में जो है कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म मानने का अंग समझा जाएगा। ठीक, वहीं दूसरी इस संदर्भ में कि हिंदुओं में सिख जैन और बुद्ध, सिख जैन और बौद्ध होगा, बौद्ध को सम्मिलित करना। अनुच्छेद 25 कहता है हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की, उसके प्रचार की सभी तरह की स्वतंत्रताएं होंगी। लेकिन इसमें 2 अपवाद है। ऐसा एक अपवाद है जिसमें सिखों के लिए किया गया है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं, उनको लेकर भी चल सकते हैं। लेकिन अन्य धर्मों के लिए ये चीजें नहीं, क्योंकि सिख में पंचकक्का का प्रावधान चलता है जिसमें एक कृपाण भी आता है। तो सरकार ने, क्योंकि वो उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज है, कि सरकार ने उनको कृपाण रखने का अधिकार दिया है। सरकार ने, संविधान सभा ने उनको कृपाण रखने का अधिकार दिया है। और इसमें जो दूसरा है तो वही बोला जाता है कि हिंदू के संदर्भ में हम सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही मानेंगे। ठीक है, अगला है हमारा अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की क्षमता। ये जो है आर्टिकल 25 जो है कि व्यक्तिगत तौर पे बात करता है, किसी प्रश्न व्यक्तिगत तौर पे बात करता है, किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पर बात करता है कि यह किसी व्यक्ति के द्वारा किया है। लेकिन जो आर्टिकल 26 है ये धार्मिक कार्यों का प्रबंध, मतलब सामुदायिक स्तर पर बात करता है। धर्म जो होगा सामुदायिक स्तर पर ही होगा, किसी व्यक्ति विशेष के धर्म पे नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक समुदाय या किसी अनुभाग मतलब क्षेत्र या वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से? धार्मिक एवं मूर्ति पूजन के लिए संस्थाओं की स्थापना व उसका पोषण का अधिकार। धार्मिक व मूर्ति पूजन के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका पोषण भी कर सकता है। ठीक, अपने धर्म विषय कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगा उसको, यानी अधिकार होगा। जब व्यक्ति कोई धर्म बनाएगा तो उसके कार्यों के प्रबंध करने का भी तो अधिकार उसी को होगा। कोई अन्य व्यक्ति करेगा तो कैसे धर्म चलेगा? तो इसीलिए उसके प्रबंध कार्यों का भी अधिकार दिया गया। अगला है धार्मिक संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार। जैसे मान लीजिए चढ़ावा आता है या कई प्रकार से मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में धन आता है, तो उसके अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार उसके पास होगा, ना कि गवर्नमेंट या किसी और के पास होगा। ठीक, और इसका उपयोग वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। ठीक, ऐसे संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ठीक, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार उसके पास होगा। ठीक, अनुच्छेद 32 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक समूह को अधिकार देता है, को अधिकार प्रदान करता है। ठीक,
अगला है 27, अनुच्छेद 27, राज्य द्वारा धर्म के आधार पर करों की मनाही। मतलब राज्य किसी भी धर्म पर कर नहीं लगा सकता, टैक्स नहीं लगा सकता कि आप के पास इतना रेवेन्यू आ रहा है तो आप उस रेवेन्यू में से हमें इतना परसेंट टैक्स के रूप में दीजिए, ये सरकार नहीं कर सकती है। ठीक, सरकार के सरकार कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकती। जो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे के पास धन आ रहा है तो सरकार उसका उपयोग धार्मिक उत्थान एवं रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकती। ठीक, अगला है हमारा अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्र। इसमें अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर राज्य द्वारा कोई भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसलिए सभी गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखेंगे एक ही समान रूप से शिक्षा दी जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल या कोई धार्मिक संस्था ऐसी चीजें कर सकती है। 28 में 4 प्रकार के सचिव नहीं होगा, संस्थाओं का भेद करता है, 4 प्रकार के संस्थाओं का भेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है, रख रखाव राज्य करता है। ठीक, ऐसी संस्था जिनका प्रदर्शन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी अन्य ट्रस्ट के तहत हो। ठीक, तीसरा है हमारा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। चौथा है हमारा ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त हो। पहले का मतलब है कि जिसकी स्थापना राज्य ने किया हो और रख रखाव भी राज्य करता हो, रख रखाव राज्य करे। दूसरा है हमारा ऐसे संस्थान जिसका प्रदर्शन राज्य करे, मतलब वो राज्य के रूप में जाने जाए। तीसरा है हमारा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। जैसे होता ना, आप लोगों ने इंटर में देखा होगा, इंटर या हाई स्कूल में उनसे पूछते हैं कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल है या नहीं है, तो उनको इसी आधार पर उनको दिया जाता है कि आप हाई स्कूल चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, इंटर चला सकते हो या नहीं चला। तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। चौथा है हमारा राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था। ये 4 संस्थाएं हैं जिसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक, मतलब कि इसका पूरा सार ये हो कि जहां भी राज्य का एक भी % इन्वेस्टमेंट या कोई भी किसी भी रूप में सरकार का इन्वॉल्वेशन है उस उनको संस्थानों में, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा या सभी धर्मों के लिए समान रूप से व्यवहार करेगा। ठीक, अगला है हमारा 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब कि जो हमारे यहाँ धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण संविधान करेगा। ठीक है, या राज्य करेगा। अनुच्छेद 29 पद में करता है कि भारत की किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के वर्ग को जिसकी अपनी बोली है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। और जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक, यह किसी वर्ग के सामूहिक अधिकार की रक्षा करता है। आर्टिकल 29 जो है सामूहिक रूप से किसी के अधिकारों की रक्षा करती है। ये आया हुआ प्रश्न है। आर्टिकल 19
व्यक्तिगत आधार पर है या सामूहिक रूप में। ठीक, तो ये अधिकार जो है सामूहिक रूप में दिया गया अधिकार है। ठीक, अगला हमारा, इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता या किसी वर्ग के नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है। ठीक, ये हो गया। अगला है हमारा अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार अब चाहे ये नहीं हो अनुसार अब चाहे धार्मिक हो या भाषाई अब अल्पसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक भाषाई हो या धार्मिक, उनको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक, पहला है सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन का अधिकार होगा, जैसे धार्मिक आधार पर शिक्षा में था। ठीक, अगला है राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधन संस्थाओं में भेद नहीं करेगा। मतलब जो राज्य की से सहायता प्राप्त करते हैं और जो अल्पसंख्यक संस्थान है, अगर उनको आर्थिक सहायता की जरूरत है तो राज्य भेद नहीं करेगा, उनको उसी हिसाब से देगा जैसे उसके विद्यालय हैं। ठीक, सरकार के संस्थान हैं जो सरकार का जिसका अर्थ इसमें सरकार का आर्थिक रूप से इन्वॉल्वेशन है या प्रशासनिक रूप से काम, जिस भी रूप से सरकार का इन्वॉल्वेशन, उसी आधार पर अल्पसंख्यकों के संस्थानों को भी देखेगा सरकार। ठीक, अगला है अनुच्छेद छठवां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 ऐसा कहता है कि मैं जो अधिकार हूं, ये आपके जितने भी मूल अधिकार संविधान में दिए गए, इनका स्वयं मैं खुद संरक्षण करूंगा। कैसे करेंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो मूल अधिकारों का संरक्षण है और भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो इसलिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अनिवार्य रूप से करना है कि उन्हें मूल अधिकारों के संदर्भ में कोई भी अगर उल्लंघन होता है तो उसकी वो जांच करेगा और उस आधार पर अपनी कार्रवाई करके निर्णय देगा। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान की आत्मा और हृदय है, क्योंकि इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थहीन है। अगर देश के नागरिकों के पास मूल अधिकार ही ना हो और उस मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए कोई प्रावधान ना हो तो उस संविधान में या उस कानून में वो चीजें अर्थहीन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बचे हुए मूल अधिकारों को अच्छे से कर लिया है, इसको समझ लिया है। हो सकता है जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में वीडियो, क्योंकि 30 मिनट में कितनी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती है पॉसिबल हम उतना करते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार रिवीजन करिए और इसी से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप इसको बार बार पढ़िए, कोशिश करेंगे हम टेलीग्राम पे इसकी PDF डाल दें। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।